हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत आवेश। यानी ये कौन से चैप्टर से है ये टॉपिक। तो विद्युत आवेश जो है वो 12th क्लास के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसी में ये टॉपिक है और इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ ये 12th क्लास का फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है, प्रथम दिन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास से रिलेटेड कुछ बातें पहले कर लेते हैं कि 12th क्लास में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, फिजिक्स जो है 12th क्लास की, इसमें फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट इकाई है, फर्स्ट पार्ट है जो है विद्युत चुंबकत्व। यानी आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी का पार्ट 1, ये जो पूरा का पूरा यानी भाग 1 पूरा का पूरा ये विद्युत चुंबकत्व रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब जो है से दूसरे पार्ट को देखेंगे, पार्ट नंबर 2, तो इसमें रहेगा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, ये दो रहेंगे। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट यानी प्रथम भाग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो विद्युत चुंबकत्व है, यानी उसमें आता ही है विद्युत। ठीक है। और ये चुंबकत्व है, विद्युत चुंबकत्व फर्स्ट पार्ट है। यानी विद्युत किसी भी वस्तु की एक गुण बताएंगे। जिस तरीके से आप समझते हैं कि किसी वस्तु की एक द्रव्यमान है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल है, उसी तरीके से विद्युत जो है वो भी किसी भी वस्तु की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरल गुण। ठीक है। तो इसमें उसी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी पूरे विद्युत चुंबकत्व का हीरो जो बनने वाला है, हीरो जो होगा वो विद्युत होगा, यानी विद्युत आवेश होगा, जिसको बोलेंगे विद्युत आवेश। तो इस विद्युत चुंबकत्व में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत के बारे में, यानी विद्युत आवेश के बारे में। यानी ऐसे बोल भी सकते हो कि विद्युत चुंबकत्व जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसमें विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो रुका हुआ रहता है तो क्या होता है, चलने लगता है तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करें। अब देखिए, इस विद्युत चुंबकत्व की जो कुछ ब्रांच है, जिसमें फर्स्ट ब्रांच है जिसको बोलते हैं वैद्युतिकी, ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वैद्युतिकी का मतलब होता है इसमें सिंपली कि विद्युत जो आवेश है, ठीक है, उसके बारे में तो अध्ययन करेंगे, लेकिन दो चीज देखना है इसमें। एक, या तो स्थिर रहेगा या तो प्रवाहित होने लगेगा, तो उसके बारे में स्टडी। तो ये जो है से इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसका भी है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी वैद्युतिकी के बारे में। तो वो है स्थिर वैद्युतिकी, यानी स्थिर आवेश रहेगा तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, क्या क्या बतलाएगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा। देखिए यहां पर ये जो स्थिर रहेगा, जैसे आवेश स्थिर है, क्या चीज में है, इसको आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं। ये रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ सिर्फ बोलना है, सिर्फ विद्युत, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कब, जब आवेश रुका हुआ है तब। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश रुका हुआ है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, यानी स्थिर आवेश के बारे में। एक आएगा धारा वैद्युत। यदि आवेश प्रवाहित होने लगा, फ्लो करने लगा, तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा वैद्युत की। यानी इलेक्ट्रिसिटी की दो पार्ट। अब देखिए आगे, अब आता है जो विद्युत चुंबकत्व है, वो दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। अब देखिए विद्युत आवेश का जो डायनेमिक प्रॉपर्टी हो, डायनेमिक कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए ये आवेश है, विद्युत आवेश है, ये चलने लगा,
मोशन करने लगा भी वेग से, ठीक है। और ये कैसा है, तो अचर है। तो ये अपने सराउंडिंग जो जो उत्पन्न करेगा उसके बारे में स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, तो वो होगा यहां पे चुंबकत्व। और ये याद रखना है कि इसके चारों तरफ विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ और चुंबकीय क्षेत्र भी साथ में उत्पन्न होगा। अब तीसरा पार्ट है विद्युत चुंबकत्व, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी यदि विद्युत आवेश, ये जो आवेश है वो चलने लगे, मोशन करने लगे, गति करने लगे, लेकिन त्वरण से, त्वरित हो, है ना। यानी कहने का मतलब त्वरित होना मतलब अपने स्पीड को बढ़ा दे, या तो मंदन से, मंदित हो, अपनी गति को घटा दे। तो सिंपल बोलना है कि ये जो भी रहेगा वो कैसा हो जाएगा, चर हो जाएगा, मतलब बदलने वाला हो जाएगा, माने बदल बदल के चलेगा। या तो सीधा सीधी ऐसे बोलो ऑसिलेट करते ऐसे। तो इस केस में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ वो जो है रेडिएट करेगा, विकिरित करेगा ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा देगा। तो वही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे बल्ब ये सब में जो लाइट निकल रहा है वो हो रहा है किसके कारण, हो रहा है बल्ब में जो लाइट निकल रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग निकल रहा है। उसका मेन रीजन है आवेश का मंदित होना, त्वरित होना, यानी दोलित होना। तो ये यदि ऐसा रहेगा तो चारों तरफ, ठीक है, क्या करेगा, विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, साथ में क्या बोलिएगा, विकिरण ऊर्जा। तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अन्य तीन चीजों में रुका हुआ रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, भी वेग से गति करने लगा अचर से, जिसको बोलते हैं एक समान वेग से, तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि ये त्वरित होने लगा, मंदित होने लगा, दोलित होने लगा, कंपन करने लगा, तो विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विकिरण ऊर्जा, जो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। देखिए, तो आगे बढ़ता हूं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आ रही थी वो विद्युत आवेश के बारे में आ रही थी। यानी पूरे जो है से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी विद्युत चुंबकत्व में विद्युत आवेश ही हीरो बन रहा है। तो ये विद्युत आवेश है क्या? विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक क्या बताएं, इंट्रिंसिक गुण है, उसका प्राकृतिक गुण है। जैसे द्रव्यमान, वस्तु है तो द्रव्यमान है, तो उसी तरह से वस्तु है तो उसमें आवेश है, ठीक है। उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक गुण है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करता है, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित करता है। लेकिन यहां पे समझना यह है कि मान लो कोई वस्तु लिए, ये वस्तु है, तो इस वस्तु के पास ऐसे देखा जाए तो ये विद्युतता उदासीन होता है। इसके पास पूछा जाएगा क्या आवेश है, क्या इसके पास वो गुण जो बोला गया इंट्रिंसिक गुण द्रव्यमान की तरह है, वो है, तो है, लेकिन उसका कुल बीजीय योग शून्य हो जा रहा है, इसलिए ये उदासीन है, इसलिए अपना ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं दिखा रहा है कि हम हैं। कैसे? तो कि कोई भी वस्तु को लीजिएगा तो वो वस्तु किससे बना है, कण से बना है, या तो बोलिएगा अणु से बना है। अणु किससे बना है, परमाणु से बना है। परमाणु किससे बना है, तो उसमें तीन मौलिक कण होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है और न्यूट्रॉन बोला जाता है।
कब से? इसमें जे थॉमसन जी, रदरफोर्ड जी, ये सब मिलके बताए। लेकिन ये जो विद्युत आवेश है, विद्युत जो गुण है, वो 600 बीसी, यानी जिस समय ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ था उसके पहले थेल्स जी ने बता दिए थे कि इसमें विद्युत गुण है, लेकिन पूरे तरीके से इसका अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे, केवल बताए थे कि विद्युत गुण है। लेकिन रदरफोर्ड है ना, जे थॉमसन, ये सब जेम्स चैडविक सब मिलकर के बता दिए कि विद्युत आवेश है। और कौन कौन? तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी भी एटम। तो एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है उतना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आगे लिख करके भी बताए। इसलिए कुल जो है से बीजीय जोग आवेश का शून्य हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रॉन का आवेश शून्य है। ये चीजें होती हैं। अब बात रही यहां पे कि विद्युत जो आवेश है वो कैसे आता है। तो जैसे देखिए सिंपली बताते हैं, कभी कभी सूखे हुए बालों में कंघी को लगाइए, और कंघी को लगाने के बाद, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए। ले जाने के बाद फील होगा कि देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े को वो क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। यानी आकर्षित करने लगा मतलब कंघी में क्या आ गया? विद्युत गुण आ गया। विद्युत गुण तो था ही पहले से, ठीक है, लेकिन वहां पर आगे चल के बताएंगे कि रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन होता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में दोनों का जो बैलेंसिंग है वो गड़बड़ा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा? निगेटिव होता है, तो निगेटिव बढ़ गया, ऋणात्मकता बढ़ गया। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दोगे, पहले तो दोनों बराबर था, बैलेंस में था, लेकिन रगड़ने से यदि घट गया, इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाए। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक। तो यहां पर वही, उसमें क्या आया? कंघी में अट्रैक्शन का गुण आया कि नहीं? उसी तरीके से बहुत सारे वस्तु को एक दूसरे से यदि रगड़ते हो तो उसमें क्या होती है? छोटी छोटी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वही विद्युत दिखा रहा है, वही अपना गुण दिखा रहा है विद्युत, विद्युत आवेश। देखिए, तो यही है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो हल्के वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखो विद्युत जो आवेश है इसके बारे में जरा देख लिया जाए। विद्युत आवेश, देखिए सबसे पहले तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। पूछा जाएगा कैसा राशि? तो अदिश राशि। विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो अदिश राशि। एक इसका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाएगा, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसको बड़का सी से निरूपित करते हैं, तो ये हो गया कूलॉम। इसकी वीमा लिखने की यदि बारी आए, इसकी वीमा, तो देखिए विद्युत आवेश की जो वीमा होती है वो 80 होता है, 80। क्योंकि विद्युत आवेश को विद्युत धारा के अनुसार देखें तो यहां पर देखिए आई, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे टाइम होता है, तो Q बराबर आई टी, तो आई का बीमा ए और टाइम जो समय है उसका बीमा टी हो गया। तो ये हो गया यहां पर। ये बता ही रखे हैं कि फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इस पर भी हम लोग लौटेंगे आगे। तो अभी चल रहा है यहां पर इसके बारे में, विद्युत आवेश के बारे में मात्रक, है ना, और बीमा। अब देखिए इसमें आगे बताते हैं कि विद्युत जो आवेश है उसकी एक सीजीएस मात्रक होती है। सीजीएस मात्रक का मतलब हुआ
यहां पर कि जो सबसे छोटा मात्रक है, जिसको अस्टैट कूलॉम बोलते हैं, यानी विद्युत धारा का सॉरी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलॉम, और विद्युत आवेश का यदि सीजीएस मात्रक पूछा गया तो बोलना है अस्टैट कूलॉम। क्या बोलेंगे? अस्टैट कूलॉम। देखिए तो यहां पर आ गया सीजीएस मात्रक, क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? ये है अस्टैट कूलॉम। हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, यानी 1 अस्टैट कूलॉम। ऐसे 1 अस्टैट कूलॉम इज इक्वल टू 1 ESU। हो गए। अब देखिए 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, यानी बोल सकते हैं कि एक कूलॉम की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁹ ES यूनिट होती है। ठीक है, तो यहां पे इतना वैल्यू हो गया। अब देखिए एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, आपेक्षिक यूनिट, आपेक्षिक मात्रक, और आपेक्षिक मात्रक को बोला जाता है EMU। क्या है ये? आपेक्षिक मात्रक, एब्सोल्यूट, जिसको AB कूलॉम बोलते हैं, जिसको 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10 कूलॉम। ठीक है, इतना दे रखा है। अब देखिए आगे, इसका एक मात्रक होता है प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज में लाते हैं, जिसको बोलते हैं एम्पियर आवर। देखिएगा बैटरी उटरी लेने जाइएगा तो उसका नाम बताया जाए कितना एम्पियर का चाहिए, तो वो होता है एम्पियर आवर में होता है। ठीक है, तो एम्पियर आवर इसका जो है प्रैक्टिकल यूनिट है ये। और 1 एम्पियर आवर, देखिए 1 है एम्पियर आवर, 1 एम्पियर रहने दीजिए। ठीक है, और 1 एम्पियर और इनटू इसको लिखेंगे आवर को 3600 सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड मतलब होता है कूलॉम, तो ये हो जाएगा 3600 कूलॉम, यानी 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू कितना? 3600 कूलॉम। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक। और इसमें खास बात एक और है कि इसकी जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है किसका? तो विद्युत आवेश का। सब विद्युत आवेश का सबसे लार्जेस्ट यूनिट यानी सबसे बड़ा यूनिट फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे। और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 को। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यानी महत्तम यूनिट है, ये महत्तम मात्रक है। अब देखो कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट और EMU जो है, ये दोनों का रेशियो क्या होता है? तो देखिए 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, यानी 10 गुने 1 कूलम लिख सकते हैं। और 1 कूलम की वैल्यू देखिए यहां पे, तो 10 इंटू 1 कूलम, 1 कूलम के पास लाइए, 3 इंटू 10⁹ ESU लिखेंगे। ESU को इधर लेकर चलिए, तो 1 EMU और बाई 1 ESU इज इक्वल टू क्या आया? 3 इंटू 10⁻10 आया। दोनों का रेशियो निकल, ये देखिए हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता, अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि जो अभी विद्युत आवेश है, इसका बेसिकली
जो चार्ज है वो क्या है, किस पे ये डिपेंड कर रहा। तो देखिए मैंने बताया कि कोई भी वस्तु लोगे तो उसकी जो परमाणु है उसके पास 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है उसका, और प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेश होता है। देखिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है इसको ई से निरूपित कर दो। इलेक्ट्रॉन की आवेश यू ई, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी जो द्रव्यमान होती है एम ई, वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसका द्रव्यमान हो गया एक बात। दूसरी बात, प्रोटॉन पे आ जाते हैं। प्रोटॉन दूसरा पार्टिकल, इसकी जो आवेश होती है इसको भी ई से निरूपित करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू प्लस होती है, लेकिन मात्रा उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इसकी जो द्रव्यमान होती है इसको याद रखिएगा, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी प्रोटॉन की जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। यानी पूछा जाएगा किसका द्रव्यमान ज्यादा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा। किसका आवेश ज्यादा है, तो बोल रहा है दोनों का आवेश बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का धनात्मक होता है। अब देखिए, अब आता है इसमें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो आवेश होती है Q, वो शून्य होता है। यानी न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, उसके पास आवेश 0 है। द्रव्यमान की बात करें उसका, न्यूट्रॉन का, तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये देखिए, ये 3 पार्टिकल हो, किसका, एटम का, एटम की स्टोरी। अब देखिए एक और परेशान करते रहेगा जिसको बोलते हैं यहां पर देखिए अल्फा। अल्फा कण, देखिए अल्फा जो कण है वो हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। तो हीलियम क्या है, हीलियम एक एलिमेंट तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 4 होती है। देखिए हीलियम, इसकी परमाणु संख्या 4 होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो -2e, 2 प्रोटॉन होता है तो +2e, क्योंकि इसकी जो जेड है, जेड वो 2 है। ये परमाणु संख्या, जेड परमाणु संख्या होता है। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो याद रहे कि 2 परमाणु संख्या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो ई, लेकिन माइनस में, तो 2 वो है तो -2e। और प्रोटॉन लो, 2 प्रोटॉन होगा तो एक प्रोटॉन का आवेश +e, देखिए यहां से +2e। अब दोनों को जोड़ दोगे तो ये हीलियम जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा। पहले भी बताए थे कि ऑल बॉडी क्या है, सभी वस्तुएं विद्युतता उदासीन है। अब दोनों मिलकर के आवेश तो है, लेकिन जितना माइनस है उतना प्लस है। इसलिए किसी भी वस्तु की बात होगी तो उसमें आवेश रहता है, लेकिन टोटल आवेश शून्य रहता है, नॉर्मली जनरली ऐसे। अब देखो इसमें बात रही कि अल्फा का, जो कि क्या बोला गया, हीलियम का नाभिक जो +2 चार्ज होता है इसको हीलियम का नाभिक। क्योंकि देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है
उस सेंटर में रहता है, नाभिक में रहता है। ठीक है, यानी हीलियम का ये देखो न्यूक्लियस है, जिसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। इसके हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन, दो गो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है इसमें, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां बैठा हुआ है। तो हमें ऑर्बिट से मतलब नहीं रखना, क्योंकि अल्फा कण जो है हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का नाभिक, तो नाभिक से मतलब रखना है। यानी नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यदि हम अल्फा की आवेश की बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल का, देखो अल्फा ऐसे निरूपित करते हैं, अल्फा का आवेश, दो प्रोटॉन का आवेश तो +2e, ये हो गया +2e, तो +2 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहां से हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आता है मास अल्फा। तो अल्फा की मास यानी हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक, तो हीलियम के नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 2 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होती है दोनों। तो कितना होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो बात यहां पे ये करनी है कि प्रोटॉन की मास और न्यूट्रॉन की मास लगभग क्या बोला गया है, आपस में बराबर बोला गया है। इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो या तो 4 प्रोटॉन का मास बोल दीजिए दोनों मिलाकर, या तो 4 न्यूट्रॉन का मास बोल दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 प्रोटॉन का मास हो जाएगा। तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसको अप्रॉक्स में लगा दीजिए 1.6, 7 को हटा देते हैं, 10⁻⁻27 kg, और ये हो जाएगा 6.4 10⁻⁻27 kg। तो ये कम से कम आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की आवेश कितना होती है, मास कितना होती है, प्रोटॉन की आवेश कितना होती है, मास कितना होती है, न्यूट्रॉन की कितना होती है, अल्फा पार्टिकल की कितना होती है, जो आगे आपको पूछा जाएगा, सवाल में आएगा, टॉपिक में कभी कभी डिस्टर्ब करेगा। तो इसको आपको याद रखना। ओके, तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आवेश जो भी मैंने बताया वस्तु में वो 2 तरीके का बताया, जो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है और प्रोटॉन पर बेस्ड है। प्रोटॉन पर आधारित और इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। प्रोटॉन जो है धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होता है। तो यहां पर है कि जो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे का प्यार होता है, इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर विजातीय आवेश जैसे प्लस है और माइनस है, क्योंकि दोनों विजातीय आवेश है, दो ही को तो है ही, प्लस और माइनस। तो दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा, आकर्षण हो रहा, आकर्षित कर रहा। लेकिन यदि विजातीय आवेश की जगह पे सजातीय आवेश आ जाए तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, दूर भेजते, जैसे प्लस प्लस है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, नफरत कर रहा है। ठीक है, माइनस माइनस होता तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, विकर्षित करता है। आगे देखिए, अब आता है कि ये जो विद्युत आवेश है वो तो बॉडी में समझते हैं कि दोनों मिलकर के न्यूट्रल है, उदासीन है, तो आखिर ये दोनों में बैलेंसिंग कब गड़बड़ाएगा, तभी ना आवेश उत्पन्न होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया हीलियम का, तो हीलियम का ये देखिए बताया मैंने कि हीलियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 है। अब देखिए हीलियम के ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना संभव नहीं है, यदि निकाल दोगे तो ये बेचारा बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए ये है ऑर्बिट, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो बात अभी करें कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आवेश
-2e। इसमें दो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो आवेश में शामिल करना नहीं है क्योंकि वो उदासीन है, तो प्रोटॉन ले लो तो +2e होगा, दोनों को जोड़ो 0 होगा। अब देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर, तो जब बाहर कर देंगे तो सिर्फ कौन बचेगा, +2e। अब जोड़िएगा, वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो +2e हो जाएगा, तो ये आवेशित हुआ। यानी इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। या तो कह सकते हो कि इसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से दे दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 1 3, तो 2 2 0 बनाएगा, लेकिन एक सॉरी निगेटिव है ना, ऐड कर रहे हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये -e, यानी रिजल्ट आएगा -e। यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, -e हो जाएगा। यानी यदि आपको विद्युत आवेशित करना है तो या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, अपने आप वो वस्तु आवेशित हो जाएगा। जैसे हीलियम की बात, दिया इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो ऋणात्मक वाला बढ़ गया, ऋणात्मक का वर्चस्व हो गया, यानी वस्तु ऋणात्मकता दर्शाने लगी। और यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, यानी दोनों जो इक्वल था पहले, तो अब जो है से वर्चस्व किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, धनात्मक आवेश का हो जाएगा, तो वस्तु धनात्मक आवेश दर्शाने लगे, धनात्मकता दिखाने लगेगा। यानी ऋणात्मक बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डालो, धनात्मक बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि वस्तु के पास तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को ही करना है, डालो या निकालो। प्रोटॉन को जैसे है वैसे ही रहने दो, वो निकलने वाला, और किसी को प्रोटॉन दोगे तो वो लेने वाला है नहीं। एक चीज और देख रहे हो यहां पर कि किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो एक दूसरे वस्तु को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेन देन जब भी होगा दो वस्तु के बीच होगा, अकेला वस्तु के साथ ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। यानी पूछा जाएगा क्या एक सिंगल वस्तु को, एक सेपरेट वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम दो वस्तु वहां होना जरूरी है। जैसे कोई सामान बेच रहा, तो कोई खरीदने वाला चाहिए, या तो खरीदने वाला है तो वहां बेचने वाला भी चाहिए, तभी हो सकता है लेन देन। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर वस्तु की। तो ये इसमें मेथड कौन कौन से आएंगे, विधि कौन कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने का और देने का। तो इसमें तीन विधियां होती है। तीन विधियां कौन कौन सी, आवेशन की विधि में एक है बाई रबिंग, जो होता है रगड़ने से, यानी फ्रिक्शन करवाने से ऐसे। दूसरा है बाई कंडक्शन, यानी चालन द्वारा। तीसरा है बाई इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा, प्रेरित कर देना। ठीक है, जैसे किसी को इमली दिखा दो, प्रेरित हो जाएगा खाने के लिए, मुंह में पानी आने लगे, तो वो प्रेरण है। उसी तरीके से यहां पर आवेशित कर। अब देखो आगे बढ़ता हूं, तो सबसे पहले है रगड़ कर अथवा घर्षण द्वारा। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रगड़ सकते हैं, घर्षण करवा सकते हैं। अब ऐसा क्या होता है, तो देखिए जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ी जाती तो सबसे पहले वस्तु जो रगड़ने के लिए एक दूसरे के साथ लाओगे उसके बारे में सोच लीजिए। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये है कंडीशन फर्स्ट, यानी स्थिति फर्स्ट। हमारे पास एक वस्तु ये है, ये, और एक दूसरी वस्तु है यहां पर बी। अभी नॉर्मल है तो ये तो विद्युतता उदासीन होगा। विद्युतता उदासीन कहने का मतलब हुआ कि जितना इसके पास, देखिए पॉजिटिव, अब देखिए जितना इसके पास अभी पॉजिटिव है उतना क्या है
नेगेटिव है, यानी ये अभी क्या है, विद्युतता उदासीन है। नॉर्मली क्या होता है, वस्तु विद्युतता उदासीन होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जितना अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सिंपली। अब इस वस्तु बी के पास आए, यहां पर इस वस्तु भी नॉर्मली विद्युतता उदासीन है, क्योंकि जितना इसके पास धनात्मक आवेश है उतना ऋणात्मक है, मतलब जितना इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये क्या होगा, विद्युतता उदासीन होगा। अब इन दोनों वस्तु को आपस में क्या करनी है, रगड़नी है, रगड़ करवा। तो रगड़ने से क्या होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होने से क्या होता है कि दोनों वस्तु गेन कर रहा है उष्मा ऊर्जा, दोनों की ताप में वृद्धि हो रही। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उष्मा ऊर्जा को गेन करता है, ग्रहण करता है और अपने गतिज ऊर्जा को और बढ़ा लेता है। और जो प्लस और माइनस के साथ वो अट्रैक्शन हो रहा है, जो बंधन बना होता है, उस बंधन को तोड़ देता है ऊर्जा पाकर, और एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उष्मा ऊर्जा से उसकी क्या हुई, गतिज ऊर्जा की प्राप्ति हुई, अधिकतम गतिज ऊर्जा की प्राप्ति हुई, अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने का काम। और जिसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जैसे बैठे हो और तुम्हें गतिज ऊर्जा कोई आके धक्का मार, तो क्या होगा, उस जगह पे तो नहीं रहोगे, है ना, टेंडेंसी आ जाएगी बॉडी में चलने। तो वही होता है। लेकिन यहां पर है कि किस वस्तु में बंधन ऊर्जा ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ है। जो ज्यादा जो है से परबल से बंधा हुआ है वो जल्दी नहीं निकलेगा, और जो कम बंधन बल से बंधा हुआ है वो निकल जाएगा और दूसरे में चला जाएगा, जैसे ही उष्मा ऊर्जा को प्राप्त रगड़ने से। तो सपोज कर लीजिए स्थिति यहां पर सेकेंड उत्पन्न होती है रगड़ने के बाद। रगड़ने के पहले ये था, रगड़ने के बाद अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए वस्तु बी, सपोज कीजिए कि इसमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो इसमें काउंट कीजिए, मान लो एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन, चार, है ना, पांच, छह, तीन तीन छह हुआ। अब पांच जो है से इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये ये सब तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है, यानी ये क्या हो गया, प्लस ही आवेश हो गया। इसमें देखिए ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो माइनस ही हो, ठीक है यार। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां पर कम गया, प्रोटॉन ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। प्रोटॉन ज्यादा हुआ माने इलेक्ट्रॉन कम निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, इसमें एंट्री कर गया, अंदर प्रवेश कर गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब माइनस हो गया। अभी आपने देखा, तो इस तरीके से क्या होता है, रगड़ने से आवेशित हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाता है जब, तो इधर होता है माइनस, सॉरी प्लस ही, और इसमें होता है प्लस ही। यदि दो इलेक्ट्रॉन जाता तो इधर होता प्लस टू ही, और इधर होता यहां पर, एक सेकंड,
माइनस ई माइनस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन जाता तो इधर इधर से जा रहा, इससे निकल रहा, तो ये होता 3, ये होता -3। क्या देख रहे हो, एक वस्तु पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा निगेटिव हो रहा है। ऐसा नहीं कि अकेले कोई पॉजिटिव हो जा रहा है और एक निगेटिव हो जा रहा है, ऐसा नहीं, वहां पर दोनों हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस, अकेला संभव नहीं। अब देखिए उसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन जाता तो क्या हो जाता, Ne हो जाता। तो विद्युत आवेश को निरूपित करते हैं Q से, Q इज इक्वल टू एक प्लस और एक माइनस या प्लस माइनस, और n रहता तो Ne, जैसे 3 है ना, तो यहां पर Ne हो जाता। तो कब, ये देखो प्लस और माइनस कब, प्लस कब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा, माइनस कब जब एंट्री किया है जिसमें, वो माइनस हो जाएगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया है या तो ग्रहण किया गया है, याद रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अलग है सब, लेकिन नहीं, विद्युत आवेश निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को है ना अपनाना है, वहां पर उपयोग करनी है जो ग्रहण किया गया है या फिर गेन किया गया है ना, या तो लॉस किया गया है, जो भेजा गया। ई की वैल्यू लेना है प्लस मोड में, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम हो गया, इसका वैल्यू लेना है। तो ये हो गया रगड़ने से। अब देखिए आगे, सपोज कर लीजिए कि यहां पर तुम्हारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु से क्या हुआ कि 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, देखो बाहर हो रहा है। तो पूछा इसका विद्युत आवेश क्या है, यानी इसका विद्युत आवेश निकाल। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, n कितना है 10 टू दी पावर 6, यानी इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो सबसे पहले अटैक होना चाहिए माइंड में पॉजिटिव, यानी विद्युत आवेश क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस होता है तो हम अभी प्लस लेंगे, क्योंकि निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, जब निकलेगा तो प्लस, इंटर करेगा तो माइनस। अब देखिए तो ये क्या हो गया, प्रवेश किया तो क्या लेंगे, प्लस n। देखो प्लस n का वैल्यू लगा दो, n की वैल्यू कितना गिवन है, 10 टू दी पावर 6 गिवन है। e का वैल्यू लगा दो, e की वैल्यू गिवन था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। तो ए आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 कूलॉम। यदि यही आपको दे दिया जाए नेक्स्ट कि ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक में 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, यानी ये वस्तु को 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तब कितना विद्युत आवेश होगा, इसका कितना आवेश से आवेशित होगा, सवाल यहां ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 12 लिखना पड़ेगा। q इज इक्वल टू क्या होगा, तो Ne होगा। n का वैल्यू कितना दोगे, तो 10 टू दी पावर 12 दोगे। e का वैल्यू कितना दोगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। नेचर कैसा लोगे, क्योंकि बताए हैं तुम गेन करोगे तो माइनस बन जाओगे, दोगे तो प्लस बन जाओगे, तो यहां माइनस होगा, यानी -1.6 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए -19 है और 12 है, तो पावर को जोड़ दीजिए तो -7 हो जाएगा, यानी -7 कूलॉम आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए कि वह वस्तु 1 कूलॉम के आवेश से आवेशित हो जाए। यानी यहां पे चर्चा करनी है कि किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए
कि वह वस्तु 1 कूलम के आवेश से आवेशित हो जाए। यानी 1 कूलम के आवेश से आवेशित होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम नहीं, तो n इज इक्वल टू व्हाट, कितना आवेश से आवेशित करना है, 1 कूलम के आवेश से। तो ये हो गया क्या चीज, 1 ही हो गया, यानी 1 कूलम दे दिया, हो गया ऐसा 1 कूलम। तो यहां से Q इज इक्वल टू एन ई निकालना है तब तो प्लस ही होगा, रहने देंगे। n इज इक्वल टू Q बाई ई, Q की वैल्यू 1 कूलम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। बर्बाद करो इसको, कूलम कूलम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दिखाना नहीं, ठीक है, कि हम काट रहे हैं। अब देखो यहां से पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। देखिए रूल क्या कहता है, माइनस पावर है, ऊपर जाएगा प्लस पावर हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, देखिए यहां से ऐसा करो, ये हो जाएगा 10/16, इसका एक जीरो इधर खिसका 100, 10 पर पावर 18, एक इधर खिसका तो एक कम गया, 4 चौके 16, 25 चौके 100, आधा आधा करो, इसको आधा करोगे तो 2, और 25 को आधे कर दोगे तो 12.5, 12.5, इसको आधा कर दो 2, 10 पर पावर 18, 2 से फिर डिवाइड, 12.5 को आधा कर तो 12.5 का आधा 12.5 का 6.25 हो जाए। यानी इतना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से यदि निकाल दोगे तो वस्तु 1 कूलम के आवेश से आवेशित हो जाए। नेक्स्ट, अब देखिए जब सीसा की छड़, अब देखिए अभी मैंने बताया कि वस्तु को रगड़ते हैं एक दूसरे से तो आवेशित होता है, ये बात पक्का है। तो अब यहां से देखिए, जब सीसा की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, ठीक है, सवाल कभी पूछा जाए तो सीसा की जो छड़ होती है ना, उसको जब जो है से रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा किधर, रेशम के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा रेशम के पास। देखिए तो यहां पर सीसा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और रेशम के पास चला जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन जा रहा, यानी जिससे निकला वो कैसा होगा, धनात्मक, रेशम कैसा होगा, ऋणात्मक। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये गेन कर, ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल के चला गया है, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब देखिए जब प्लास्टिक की छड़ लोगे और रेशम के साथ रहोगे तो उल्टा होगा, रेशम से इलेक्ट्रॉन आएगा, किसमें आएगा, प्लास्टिक में आएगा, तो रेशम कैसा होगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक कवर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जो दिया वो पॉजिटिव और जो लिया वो, ठीक है, नेगेटिव, तो धनात्मक ऋणात्मक। अब देखिए जब सूखे बालों को कंघी, है ना, जब सूखे बालों को प्लास्टिक की कंघी से रगड़ा जाता है, जैसे ड्राई हेयर, सूखे हुए बाल को रगड़ते, तो होता क्या है कि रगड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा। तो इसमें रगड़ते हैं जब कंघी से, तो यहां पर इस तरीके से देखिए, प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रॉन को देता है और कंघी ग्रहण करता है। एक मिनट, कंघी ने, कंघी तो ही चीज हो ही गया, सूखा जो बाल है वो कंघी से रगड़ोगे तो बाल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और प्लास्टिक में जाएगा, यानी बाल जो है धनात्मक और प्लास्टिक ऋणात्मक। कंघी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, और बाल कैसा हो जाएगा, धनात्मक। इसीलिए देखना, कंघी को रगड़ने के बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओगे तो हल्के हल्के कागज को आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें विद्युत का गुण पहले से तो था लेकिन दिख नहीं रहा था, दिखा नहीं रहा था अपना इफेक्ट कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब दिखाने लगा रगड़ने के बाद, तो ये हो गया
यहां पे। नेक्स्ट, अब देखिए, जब आवेश किसी चालक को दिया जाए तो आवेश उसके सतह पे फैल जाता है। पहले एक बात समझा लेते हैं कि देखिए, हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो दो कैटेगरी में ऐसे रखा गया है, एक चालक की श्रेणी में और एक कुचालक की श्रेणी में, अचालक की श्रेणी। चालक का मतलब होता है कंडक्टर, यानी जिसको यदि विद्युत परिपथ में जोड़ दोगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, यानी जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा वो चालक, यानी उसके पास बोला जाता है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो विद्युत आवेश को प्रवाहित, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। दूसरा होता है कुचालक, जिसको अचालक बोलते हैं, उसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो जो है विद्युत परिपथ में जोड़ने से, यानी उसको विद्युत परिपथ में जोड़ दोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, हम लोग जो सर्किट बनाते हैं घर में, तार उर जोड़ते हैं तो देखते हैं उसमें तांबा का लगा हुआ रहेगा या तो एल्यूमिनियम, ये सब ठीक है, या नहीं तो सॉकेट में आयरन की छड़ लगा के देखिए, चेक कीजिए, देखो करंट मारेगा। लेकिन वही सूखा हुआ लकड़ी को लगाए तो नहीं प्रवाहित होने देगा, यानी सूखा हुआ लकड़ी क्या हो गया, कुचालक हो गया, अचालक हो गया। और जो तांबे की तार हुआ, एल्यूमिनियम की तार हुआ, यानी ये सब जो हुआ, ये सब चालक हुआ, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने। तो वही यहां पर चालक और अचालक की बात किया जा रहा है। अब देखिए, तो चालक जो होता है उसको यदि विद्युत आवेश देते हो तो उसके सतह पे फैल जाता है। देखिए, जैसे तुम्हारे पास एक चालक है, इसको तुमने विद्युत आवेश दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुमने तो दिया, यहां यहां पे आवेशित किया, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, इसकी मेजोरिटी है, उसके कारण ये आवेश जो है वो कहां फैल जाता है, सतह पे फैल जाता है। लेकिन वही जब आवेश किसी अचालक को दिया जाए, मतलब किसी अचालक को आवेशित करोगे, सपोज कीजिए ये अचालक है, कुचालक है, इसको आपने आवेशित किया, तो इस स्थिति में आवेश जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की जो जाके वहां पर से हट करके चार्ज को अलग जगह फैला सके। इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये होता है, यानी चालक को दिया गया आवेश सतह पर वितरित हो जाएगा और कुचालक को आवेश दिया जाएगा तो उसी स्थान पर रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेशन का प्रभाव, देखिए यहां पर दे रखा है आवेशन का प्रभाव। तो आवेशन के प्रभाव के बारे में सोचिए, यदि जब वस्तु को पॉजिटिव आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी आवेशन का प्रभाव माने आवेशित करना, आवेशित तो दो ही में तरीके से दो ही होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। या तो वस्तु को धनात्मक आवेश से आवेशित करेंगे या तो वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित करेंगे, ठीक है, यही हो सकता है ना। तो सपोज कर लीजिए हम कि एक वस्तु को धनात्मक आवेश से आवेशित किया जा रहा है, तो पहला रिजल्ट, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। कोई भी पूछेगा वस्तु को धनात्मक आवेश से आवेशित करना, तो क्या कहोगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो सपोज कीजिए यहां पे ये वस्तु रहा, ये वस्तु है, इस वस्तु को अभी आवेशित नहीं की, इसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है, इस वस्तु, अब इसको आवेशित करना है धन आवेश से, तो सबसे पहला रिजल्ट हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालिए, बाहर निकालिए। जैसे बाहर निकालो तो ये वस्तु आवेशित हो गया धन आवेश से। कब, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तब धन आवेश से हो गया।
अब इस वस्तु की जो त्रिज्या है वो अभी r डैश हो और इसकी द्रव्यमान m डैश हो। ठीक, तो सबसे पहले रिजल्ट क्या आया, एक नंबर में इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। दूसरा, इसका द्रव्यमान में कमी आया है, द्रव्यमान घटा है। क्यों घटा है सो बताइए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना द्रव्यमान लेके चला गया, तो निश्चित तौर पे उस वस्तु की द्रव्यमान कम, कुछ न कुछ। तो यहां पर पहले का द्रव्यमान ज्यादा होगा और अभी का द्रव्यमान कम होगा। यानी द्रव्यमान क्या हो गया है, डिक्रीज किया। देखो सिंबल एम नीचे दे दिए एरो, इसका मतलब डिक्रीज किया है। एक बात। दूसरी बात, इसकी साइज की बात की जाए, आकार आकृति की बात की जाए, तो उसमें वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि हर प्लस 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 सब क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्सन जब होगा तो फैलाव होगा, फैलेगा। तो यहां पर पहले का त्रिज्या छोटा, अभी का त्रिज्या बड़ा। यानी त्रिज्या क्या हुई है, बढ़ गई है। यानी आकार क्या हो गया है, बढ़ गया। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करोगे तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर, ये तो हो गया परिणाम, इसका रिजल्ट। अब दूसरी बात है, जब वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए, जब वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है। ऋणात्मक आवेश से आवेशित करना मतलब हुआ कि आप क्या करने जा रहे हैं, ऋण आवेश से आवेशित करने जा रहे हैं। मतलब उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, यानी वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है। तो ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, किससे, प्रोटॉन से। तो निश्चित है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर ये वस्तु है, इसका त्रिज्या अभी r है और इसका द्रव्यमान m है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन आने वाला है, जाने वाला, अंदर प्रवेश करने वाला, तो ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया। अब देखिए, इस वस्तु की जो त्रिज्या है वो r डैश है, इस वस्तु की द्रव्यमान है जो m डैश है। तो यदि मैं बात करूं फर्स्ट रिजल्ट, तो बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। एक दूसरा बात, इसमें द्रव्यमान की बात होगी तो द्रव्यमान जो है वो बढ़ गया है पहले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन अपना मास जोड़ा है, तो द्रव्यमान बढ़ गया है। देखिए द्रव्यमान बढ़ गया, यहां पर द्रव्यमान बढ़ गया। एक बात। दूसरी बात, माइनस 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 एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो जैसे प्रतिकर्षण करता है तो फैलाव होगा, यानी साइज बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी। तो यहां पर पहले का त्रिज्या छोटा, अभी का त्रिज्या बड़ा, यानी त्रिज्या बढ़ा है। तो यहां पर एक बात मान लें कि यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, किसी भी आवेश से, प्लस से करो या माइनस से करो, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल करके करो या तो इलेक्ट्रॉन दे करके, यही तो उपाय है आवेशित करने का। इलेक्ट्रॉन दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन उससे लीजिए, तो आवेशित हो जाए। कि तो किसी भी सिचुएशन में उसकी जो आकार है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी आकार बढ़ती है। जब किसी वस्तु को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो उसका द्रव्यमान घटता है। जब किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, यदि इस केस में बोला जाए कि यदि किसी वस्तु को आवेशित कर रहे, तो ये तो नहीं बता रहा है कि धन आवेश से कर रहे हो कि ऋण आवेश से कर रहे हो, सिर्फ आवेशित कर रहे हो। धन से बोलेगा तो द्रव्यमान कमेगा, ऋण से कहेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन कहेगा आवेशित कर रहे हो, इसका मतलब है
कि वो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है अथवा घट सकता है। दैट्स ऑल। ये बातें हुई इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब है दूसरा विधि जिसको बोलते हैं चालन मेथड, यानी चालन द्वारा। अब चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, चालन से कैसे आवेशित होता है? तो देखिए, होता क्या है कि इसमें स्थिति फर्स्ट लेते हैं, यानी कंडीशन प्रथम। मेरे पास एक ब्लॉक है, ये जो है अभी विद्युतता, ये जो है विद्युतता उदासीन मानते हैं, विद्युतता उदासीन है ये नंबर। इसके बगल में या तो इसके संपर्क में एक दूसरा वस्तु लाया गया बी, लाया गया, और वो जो वस्तु है वो धनात्मक आवेश से आवेशित है। देखिए, सपोज कीजिए ऐसा, ये धनात्मक आवेश से आवेशित है। इस चालक वस्तु, एक चालक वस्तु है जो उदासीन है और दूसरा जो है वो धन आवेश से आवेशित है। ठीक है, जैसे इसके संपर्क में लाया तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्योंकि ये प्लस वाला उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जैसे अट्रैक्ट किया तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला, तो पहले तो उदासीन था ये वस्तु, ये अब बी के संपर्क में आया, आवेशित वस्तु के संपर्क में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला ले लिया। तो अब कैसा सीन होगा, ये जो ब्लॉक है ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां से देखो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो प्लस माइनस उदासीन हो गया, प्लस माइनस उदासीन, प्लस माइनस उदासीन, अब एक प्लस बच गया, यानी ये वस्तु कैसा आवेश से आवेशित, प्लस आवेश से आवेशित हो गया। तो वस्तु एक से निकल करके दूसरे में इलेक्ट्रॉन चला गया, संपर्क में लाने से, आवेशित वस्तु को संपर्क में लाने से, इसीलिए इसका नाम पड़ा चालन। ये जब भी होता है तो चालक में होता है। ठीक है, एक बात। अब इसमें किसी चालक पर आवेश जो होती है उसके आकार के समानुपाती होता है, यानी किसी भी चालक को जब आवेशित करते हो तो उसका आकार जितना बड़ा होगा उतना आवेश उस पर ज्यादा होगा, जितना उसका आकार छोटा होगा उतना उसको कम आवेशित किया जाएगा, कम आवेश उस पर होगा। तो आवेश जो है चालक के आकार पे निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक इसी का सेकेंड डे लेकर के।